ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ है अंकिता मैम। और अंकिता मैम हमें बताएंगी एक नए टॉपिक के बारे में कि वो क्या है और उस पर आज हम क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे लिए कितना यूजफुल हो सकता है। तो आइए जानते हैं। हाय अंकिता, वेलकम। थैंक यू सो मच हमारे साथ टाइम स्पेंड करने आने के लिए। और अंकिता, मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद आप सेशन शुरू करें। थैंक यू। Sure. Thanks, Gauri. Hi everyone. I hope सबको मेरी आवाज आ रही हो और मैं विजिबल हूँ। तो मेरा नाम है अंकिता और मैं क्वेस्ट अलायंस में ही काम करती हूँ, क्वेस्ट के दिल्ली ऑफिस में। मैं कंटेंट और ट्रेनिंग में काम करती हूँ और आज का जो हमारा ये सेशन है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस। तो सुनने में थोड़े बहुत भारी शब्द हैं, बहुत सारे शब्द शायद ऐसे हैं जो हमने या तो सुने हैं या तो नहीं सुने हैं। हम उनका मीनिंग थोड़ा बहुत जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो हम जानेंगे कि ये क्या है, ये क्यों है। और जैसा गौरी कह रही थी कि क्या जरूरत है हमें इसके बारे में बात करने की, और इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आज हमने इसी टॉपिक को क्यों चुना और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए जानना कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है और इसका प्रिवेंशन हमें कैसे करना होगा। तो गौरी, आप प्रेजेंटेशन अगर मेरी शेयर कर सकें यहाँ स्क्रीन पे तो वी विल बिगिन। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। गौरी, आप मेरा प्रेजेंटेशन शेयर कर सकती हैं? सॉरी, मैं म्यूट पे ही बोल रही थी। हाँ जी, बिल्कुल मैं शेयर कर रही हूँ। ऑलराइट। तो जब तक गौरी स्टार्ट करती हैं तब तक मैं कुछ चीजें जो शुरुआत से हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे उनको शुरू करती हूँ। कुछ चीजें गौरी ने ऑलरेडी कवर कर दी हैं, जैसे कि हम म्यूट पे रहेंगे, बट कुछ चीजों के बारे में हम एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ताकि हमारे लिए इस सेशन को अच्छे शांतिपूर्वक तरीके से समझने में हमें आसानी रहे। तो हर जगह के कुछ रूल्स होते हैं, हर जगह के कुछ नॉर्म्स जिसे कहा जाता है हम फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर हम क्लासरूम में हैं तो जब कोई ट्रेनर हमारी क्लास में होता है तो हम बीच में नहीं बोलते हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं ताकि सब लोग आराम से सुन पाए। गौरी, नेक्स्ट स्लाइड, हम नॉर्म्स वाली स्लाइड अगर आप खोलें तो किसी ने यहाँ लिखा है कि उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। अगर और किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज लेट मी नो। और अगर सिर्फ सिंपल को आवाज नहीं आ रही है तो सिंपल आप अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम और नहीं सुन पा रही है। ओके, तो जैसा कि मैं कह रही थी कि कुछ रूल्स होते हैं जैसे क्लासरूम के, वैसे ही एक वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के भी कुछ चीजें हम लोग फॉलो करते हैं। सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली जितनी भी आपकी ट्रेनिंग होंगी उनमें भी हम इन चीजों को फॉलो करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो रिस्पेक्ट द लर्निंग, मतलब हमारी आपस में मैं भी कुछ चीजें आपसे सीखूंगी और आप कुछ चीजें शायद मुझसे सीखेंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, कोई मैं जानना चाहती हूँ आपसे कुछ चीजें, तो प्लीज अपना आंसर छोटा रखें, संक्षिप्त में बताएं ताकि सबको मौका मिले। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट्स बनाइए, कोई उसमें दो राय नहीं है कि आपको इन नोट्स की जरूरत आगे पड़ेगी। अगर आप चाहें तो ये जो प्रेजेंटेशन मैं आज दिखा रही हूँ ये भी मैं आपकी गौरी मैम के साथ शेयर कर सकती हूँ और वो आपके साथ शेयर करेंगी। सवाल पूछें, लेकिन ऐसे ही सवाल पूछें जो रेलेवेंट हो, यानी हमसे, गौरी हम पीछे जाएंगे एक बार, विल गो टू द फर्स्ट पेज। ऐसे सवाल पूछें जो सबके लिए रेलेवेंट हो, जो इस टॉपिक से ही जिनका वास्ता हो और इधर उधर के टॉपिक्स में हम ना जाएं। रणधीर कह रहे हैं उनको भी आवाज नहीं आ रही है, तो आई विल जस्ट से कि हो सकता है नेटवर्क इशू हो। तो जिनको भी आवाज नहीं आ रही है, अनलेस मेरी तरफ से कोई इशू है, प्लीज फिर से रिजॉइन कर लीजिए। ओके, साइड बाय साइड कॉन्वर्सेशन मत स्टार्ट कीजिए, आपस में बातें करना, अरे और रमेश क्या चल रहा है, और ऐसे अगर बातें हम करेंगे तो सबको डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि साइड कॉन्वर्सेशन ना स्टार्ट करें और जो आज का टॉपिक है उसी के बारे में बात करें।
नो हरासमेंट ऑफ फैसिलिटेटर और पार्टिसिपेंट, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है और मैं क्या हम क्वेस्ट अलायंस में इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा कमेंट करते हैं या आप कोई ऐसे हरकत करते हैं जो हरासमेंट कहा जा सकता है, जिसे जो डिस्टर्ब करने के लिए इस सेशन को, तो आपको इस सेशन से हटा दिया जाएगा और आने वाले किसी भी सेशन में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो प्लीज उस क्लास के जैसे रिस्पेक्ट को हम मेंटेन करते हैं वैसे ही हम यहाँ भी मेंटेन करेंगे। अपने आप को म्यूट रखें जब फैसिलिटेटर बोल रहा हो ताकि सबको सुनाई दे। चैट बॉक्स पे जरूर जरूर अपने कमेंट्स लिखें, क्योंकि अगर मुझसे कुछ मिस भी हो गया तो मैं वापस इस चैट बॉक्स में आ सकती हूँ और कमेंट्स देख सकती हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इन केस आप बोल के नहीं मुझे बता पा रहे हैं। सॉरी, स्पीक वन एट अ टाइम, अनम्यूट। एंड जब भी आप वीडियो ऑन करके कुछ बात कह रहे हैं तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें, सो दैट हम और बाकी सब लोग भी जान पाएं कि आप कौन हैं और कहाँ से बोल रहे हैं। ओके, तो हम सीधे अब चलते हैं कि ये क्या है सेक्सुअल हरासमेंट। उससे पहले मैं सबसे पार्टिसिपेंट से जानना चाहूंगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सेक्सुअल हरासमेंट की। कोई भी अगर शेयर करना चाहे चैट बॉक्स में मैसेज लिख के या फिर कोई अपना ऑडियो ऑन करके या वीडियो ऑन करके बताना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। आप क्या समझते हैं कि क्या होता है सेक्सुअल हरासमेंट? वैसे स्क्रीन पे आंसर है बट प्लीज उसे पढ़ के मत बताइए, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ये जरूर बताइएगा। ये एक सेफ स्पेस है, ये एक ऐसा दायरा है जहां पे आप लोग खुल के शेयर कर सकते हैं और हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे जो भी शेयरिंग यहाँ पे हो रही है। तो प्लीज ये मत सोचिए कि आपके जवाब से कोई आपसे उल्टा पूछेगा कि ये क्या है और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। प्लीज बेझिझक कॉन्फिडेंट होके आंसर आप कर सकते हैं। तो सेक्सुअल हरासमेंट से अगर कोई भी कुछ समझता हो या कुछ जानता हो थोड़ा बहुत भी, आप शेयर कर सकते हैं। इसे कहा जाता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ओके, ओके, सो रणधीर कह रहे हैं कि किसी की तरह अच्छे से बिहेव ना करना, ये एक तरह का एग्जाम्पल है। बिल्कुल, ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएगा। पर अच्छे से क्या चीज है जिसे हम अच्छा बिहेव करना कहते हैं और क्या चीज है जिसे हम गलत बिहेवियर कहते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट बेसिकली एक ऐसी चीज है, और मैं कार्यस्थल पे ही बात कर रही हूँ, आपके जो ऑफिस आप जाते हैं या जहाँ काम करते हैं, जो अनवेलकम है। मतलब हाँ अनुकृति, आप यू आर ऑल्सो राइट, मिसबिहेव करना जो अनवेलकम है, मतलब आप नहीं चाहते ऐसा बिहेवियर आपके टुवर्ड्स हो, लेकिन कोई ऐसा बिहेव आपके साथ कर रहा है। सेक्सुअल इन नेचर है, यानी कि यौन संबंधी है कुछ ऐसा बिहेवियर। और गौरी कैन वी, या ऑलराइट, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। अब सब्जेक्टिव से हमें यहाँ पे ये भी समझना होगा कि कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जिनको देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये गलत बिहेवियर है। कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत असहज आप महसूस करते हैं, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वो अलग अलग व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उन्हें वो बिहेवियर से कैसा फील होता है। हो सकता है मेरे साथ मेरे कोई मित्र हो जो मेरे कंधे पे हाथ रख दें, जो मुझे बुरा ना लगे क्योंकि वो मेरे अच्छे मित्र हैं और वो ऐसा कर सकते हैं, हमारे बीच में ऐसा अच्छा रिलेशनशिप है। लेकिन अगर कोई है ऐसे व्यक्ति जो मेरे कंधे पे हाथ रख देते हैं जिन्हें मैं इतने अच्छे से नहीं जानती, तो वो सब्जेक्टिव है, मतलब ये मुझे नहीं अच्छा लगा और इसने मुझे अनकंफर्टेबल किया। तो ये भी, हाथ रखना भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आ सकता है। और भी कई चीजें होती हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं जिनके बारे में हम आगे पता करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों के आंसर्स ऑलरेडी आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो लक्ष्मी बोल रही है कि अनवेलकम बिहेवियर है, इम्प्रॉपर और हर्टफुल ट्रीटमेंट है। किसी को मेंटली टॉर्चर करना, यस, इट कैन ऑल्सो कम अंडर सेक्सुअल हरासमेंट, और हम बात करेंगे कि ये कैसे होता है। नेहा इज सेइंग कि अच्छे से बात ना करना, अच्छे से बात ना करना अगेन क्या चीज है जो उसको सेक्सुअल हरासमेंट बनाएगी।
ओके, सो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं अनकंफर्टेबल फील कराना। तो इनमें से कुछ चीजें हैं जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रही हैं। ये चीजें सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आती हैं। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, अब ये एकदम क्लियर है हमें देखते ही कि ये सेक्सुअल हरासमेंट है। मतलब कोई आपको इस तरह से टच करे जो आपको मंजूर नहीं है, जिसकी आप अनुमति नहीं दे रहे हैं, जो आपने बिल्कुल वेलकम नहीं किया है। ऐसा कोई फिजिकल टच, मतलब शारीरिक तरीके से कोई आपको टच करे। या एडवांसेस मतलब आपके प्रति कुछ ज्यादा ही कोई अटेंशन देने की कोशिश करे जो आपको पसंद नहीं है। यहाँ पे ये चीज जरूरी है, जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि कई बार दोनों तरफ से फ्लर्टिंग होती है, तो उसकी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। फिर आता है डिमांडिंग और रिक्वेस्टिंग सेक्सुअल फेवर्स। कई बार क्या होता है, स्पेशली जब हम काम करते हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं, कुछ लोग हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं या फिर हमारे ऊपर इस तरह से परिस्थितियां बना देते हैं कि वो हमसे डिमांड करते हैं कि आप हमारे लिए सेक्सुअल फेवर कीजिए। सेक्सुअल फेवर मतलब अगेन कुछ सेक्सुअल बिहेवियर करने के लिए कहते हैं जो हम नहीं चाहते करना। फिर किसी के पर्सनल लाइफ या प्राइवेट लाइफ के बारे में रूमर फैलाना, यानी अफवाहें फैलाना, बात करना कि अच्छा इनका तो पहले इससे अफेयर था, अब इनका इससे अफेयर है। हमने ऐसी बातें काफी सुनी हैं और ये चीजें हम लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं कि अरे ये तो होता रहता है, लेकिन ये सही नहीं है। ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, क्योंकि हम किसी की लाइफ के बारे में बात करके शायद उनको हर्ट कर रहे हैं। अनवांटेड जेस्टर्स और जोक्स, इस चीज पे मैं स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार कुछ चीजें हम मजाक मजाक में कह देते हैं, या फिर इशारे कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं समझते कि वो हर्टफुल हैं या फिर सेक्सुअल हरासमेंट में आते हैं। कई बार स्पेशली बॉयज के अंदर ये होता है कि मजाक मजाक में आपस में, जिसे हम कहते हैं बॉयज टॉक, मजाक मजाक में महिलाओं के बारे में या लड़कियों के बारे में बात करते हैं जो रिस्पेक्टफुल नहीं होता। ये भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आ सकता है, क्योंकि आपको कोई हक नहीं है, आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप उनके राइट्स को दबा रहे हैं इस सेक्सुअल इनके बारे में इस तरह से बात करके। फिर शोइंग पोर्नोग्राफी, किसी को कुछ ऐसे चित्र दिखाना या वीडियो दिखाना जो सेक्सुअल इन नेचर हो। पॉर्न कई लोग भेजते हैं लड़कियों को, या फिर मैसेज ऐसे भेजते हैं, आजकल व्हाट्सएप पे वीडियोस भेजते हैं, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। सेक्सुअल रिमार्क्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कैट कॉलिंग, कैट कॉलिंग का और आई एम श्योर एटलीस्ट इंडिया में कैट कॉलिंग एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लड़कियों के साथ होती है। कैट कॉलिंग का मतलब होता है आप अपने काम से जा रहे हैं और कोई आपके बारे में पीछे से बोलता है कुछ सेक्सुअल इन नेचर, या सब लड़कियां इन चीजों से गुजरती हैं। तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। और अनवांटेड फ्लर्टिंग करना, मतलब जैसा कि मैंने पहले कहा, कई बार फ्लर्टिंग दोनों तरह से होती है, जो कि हेल्दी फ्लर्टिंग है, जिसमें आप दोनों साथ भाग ले रहे हैं इक्वली। लेकिन कई बार कुछ लोग जबरदस्ती किसी से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं कि उनसे मित्रता बढ़ाना चाहते हैं और आपको पसंद नहीं आ रहा है वो, तो वो अनवांटेड फ्लर्टिंग है। और अगर वो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है तो उसे भी सेक्सुअल हरासमेंट कहा जा सकता है। गौरी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। आप में से किसी का अगर कोई बहुत, और मैं कमेंट्स पढ़ती जा रही हूँ जैसे कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं, और मैं इन कमेंट्स पे वापस आऊंगी जब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एक बार पीछे जाते हैं गौरी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैंने आपसे अभी शुरुआत में पूछा था कि आप सेक्सुअल हरासमेंट में से क्या समझते हैं। अब हम समझेंगे कि हम वर्क प्लेस की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं। हम कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न यानी वर्क प्लेस पे होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट की बात क्यों कर रहे हैं। उससे पहले समझना जरूरी है कि कार्यस्थल है क्या, वर्क प्लेस क्या है। आप में से किसी ने शायद माइक ऑन किया है, क्या कोई कुछ शेयर करना चाहता है अभी अर्जेंटली, क्योंकि क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे सेशन के एंड में। परफेक्ट। तो वर्क प्लेस से यानी कार्यस्थल से आप क्या समझते हैं, आपके काम करने की जगह क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे बोले कि मेरा घर कहाँ है, तो वो दायरा मैं इस्टेब्लिश कर सकती हूँ। जैसे कि गौरी पीछे जाएंगे हम,
ये जो बिल्डिंग है और जो मेरा गार्डन है ये मेरा घर है। मैं सड़क पे जाके तो नहीं कहूंगी कि ये मेरा घर है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वर्क प्लेस कहाँ होगा या फिर आपका कार्यस्थल क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? ओके, किसी को आवाज नहीं आ रही है। आई विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज फिर से ज्वाइन कीजिए इस मीटिंग को, क्योंकि हो सकता है आपके इंटरनेट में कोई इश्यू हो। वर्क प्लेस से हम क्या समझते हैं? कार्यस्थल। ओके, अनुकृति सिंह, ऑफिस। यस, ऑफिस आपका वर्क प्लेस है। और क्या जगह आपकी वर्क प्लेस हो सकती है? गौरी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके, राइट नाउ आपका वर्क प्लेस आपका होम है। ओके, फैक्ट्री, यस। स्कूल या कॉलेज, अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं एज अ स्टूडेंट नहीं लेकिन एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं, तो बिल्कुल। जहां आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहां आप एम्प्लॉय हैं, परफेक्ट। तो ये कुछ जगहें हैं जहां हम बात कर रहे हैं कि ये सब वर्क प्लेस के अंदर आएंगी। जहां आप काम कर रहे हैं, जहां से आपको सैलरी मिले, यस, वो फिजिकल जगह, वो ऐसी जगह, ढांचा जिसको आप ऑफिस कहते हैं, वो आपका वर्क प्लेस है। लेकिन और भी जगहें वर्क प्लेस के दायरे के अंदर आती हैं, जैसे कि अगर आप अपनी कंपनी की तरफ से, आपको कंपनी ने कहीं कहिए बिहार से दिल्ली भेजा है और दिल्ली में कंपनी ने आपके लिए गेस्ट हाउस बुक कर रखा है, तो वो गेस्ट हाउस आपका वर्क प्लेस हो जाता है, क्योंकि वो आपने बुक नहीं किया है, उसमें आपने खुद नहीं गए हैं, आपको कंपनी ने भेजा है, तो वो आपका वर्क प्लेस है। उसी तरह आप कहीं रह रहे हैं होटल में, जहां आपको ऑफिशियल ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी वो आपका वर्क प्लेस है। क्लाइंट के ऑफिस अगर गए हैं किसी से मिलने, आप पूर्णिया से पटना गए हैं, तो वो आपका वर्क प्लेस हो जाता है, पटना वाला क्लाइंट का ऑफिस। इसीलिए आप काम के सिलसिले में जिस भी जगह जाते हैं, वो आपका वर्क प्लेस बन जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा वर्क फ्रॉम होम ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि अभी आप घर से काम कर रहे हैं अगर, तो उसको आपका वर्क प्लेस नहीं माना जाएगा। Yes, Preeti is right. Where you do your work is your workplace, and that can be anywhere. सिर्फ जहां आप ऑफिस जाते हैं वही नहीं, जहां पे आप काम के सिलसिले में जाते हैं वो भी वर्कप्लेस कहा जाता है, यानी कि कार्यस्थल। गौरी, हम नेक्स्ट उसमें आएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ में कुछ कहानियां शेयर करूंगी। ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ये केस स्टडी मानी जाती है। हम इनको पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसे हम यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हरासमेंट कह सकते हैं या नहीं। तो रजनी और गिरीश एक ही टीम में काम करते हैं कंपनी में। गिरीश रजनी के सीनियर हैं। रजनी एक फीमेल है और गिरीश एक मेल है। गिरीश रजनी को बार बार कहते हैं कि चलो काम खत्म होने के बाद हम घूमने चलते हैं, कोई लेट नाइट पिक्चर देख लेते हैं या खाना खाने चलते हैं। रजनी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है इस बात से, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। वो बार बार कहती है कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। एक दिन गिरीश रजनी से कहते हैं, अगर आप मेरे साथ नहीं आई घूमने या खाना खाने, तो आपका जब रिव्यू होगा, जिसमें सीनियर आपका रिव्यू करता है, मैं आपके रिव्यू में आपको कम नंबर दूंगा। तो गिरीश की ये शर्त है कि अगर आपको रिव्यू में अच्छे नंबर चाहिए तो आप मेरे साथ बाहर घूमने चलिए। तो क्या हम इसको सेक्सुअल हरासमेंट कह सकते हैं या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख सकते हैं। बिल्कुल अनइक्विवोकली यहाँ पे सब लोग यस 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 बोल रहे हैं। आप लोग सब सही हैं। ये बिल्कुल सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पावर प्ले हो रहा है। एक व्यक्ति जो हायर पोजीशन में है, जिसके पास पावर है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेशराइज कर रहा है, उनके ऊपर दबाव डाल रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो ऐसा होगा। और उनको बदले में क्या चाहिए? एक फेवर चाहिए, सेक्सुअल फेवर चाहिए। आप मेरे साथ घूमने बाहर जाइए, खाना खाइए, पिक्चर देखिए, जो इनको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो डेफिनेटली इसे सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाएगा। गौरी, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। सॉरी। तो मीनल और संजय एक ही कंपनी में काम करते हैं। संजय कभी कभी मीनल को व्हाट्सएप पे कुछ कुछ
जो भेजते हैं जो महिलाओं के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हैं, यानी महिलाओं की इज्जत ना करने वाले कुछ ऐसे जोक्स भेजते हैं। मीनल ने संजय से कहा कि मुझे ऐसे जोक्स अच्छे नहीं लगते, तो प्लीज आप मुझे ऐसे जोक ना भेजिए। बट संजय को लगता है कि अरे ये तो मजाक है, हम तो दोस्त हैं, हम तो भेज सकते हैं ऐसी चीजें एक दूसरे को, और वो भेजते रहते हैं। क्या इसे सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाएगा? ओके, ऑलराइट, सो लॉट ऑफ येसेस। तो एग्जैक्टली यस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि ऐसे तरह के गंदे, वल्गर या भद्दे जोक भेजना या चित्र भेजना या वीडियो भेजना बिल्कुल सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाएगा। अगर आप मित्र हैं और आपके बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जहां पे यू आर ओके, पहली बात तो हमें ऐसे कुछ भी नहीं भेजना चाहिए जो महिलाओं या किसी भी जेंडर के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड ग्रुप में आपस में ऐसी बातें करते हैं और उनको ऐसा पसंद नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसा बिहेवियर आप डिसकंटिन्यू करें, उसी समय रोकें, क्योंकि उसे सेक्सुअल हरासमेंट कहा जा सकता है, स्पेशली जब उन्होंने बोला हो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं की है ये चीज। एग्जैक्टली, तो नंदन का जो लास्ट मैसेज था, उनको वो पसंद नहीं है, तो सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाएगा। हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, केस स्टडी एक और लेते हैं यहाँ पे। गौरी, आप मुझे थोड़ा टाइम का भी रिमाइंड कराते रहिएगा। हमने देर से शुरू किया है तो हमारे पास थोड़ा कम टाइम है। अर्चना कह रही है कि उन्हें स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्या बाकी सबको भी ये प्रॉब्लम हो रही है? ओके, तो बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है। अर्चना, आप अपने स्क्रीन में थोड़ा बहुत फिगर आउट कीजिए, आपको शायद वो बटन मिल जाएगा जहां पे स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है और आप देख सकते हैं। तो एक और केस स्टडी है। एक टीम है जिसमें रघु है और नेहा भी उस टीम का पार्ट है। तो रघु जो है वो लीडर है टीम की, ठीक है। अब रघु बहुत सारा काम देते हैं नेहा को करने को और बोलते हैं कि बस कल का दिन है और इतना सारा काम खत्म कर दो, तो डेडलाइन बहुत कम देते हैं। अब नेहा को 3 दिन के लिए छुट्टी पे जाना है और रघु उनसे कहते हैं कि मैं आपको छुट्टी जाने की परमिशन तभी दूंगा जब आप मेरे हिस्से का काम भी करके जाएंगी, वरना मैं आपकी छुट्टी कैंसिल कर दूंगा। तो ना सिर्फ रघु अपना उनको उनका काम देते हैं बहुत ज्यादा, बल्कि अपना काम भी उन्हें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो मैं आपको छुट्टी नहीं दूंगा। क्या ये सेक्सुअल हरासमेंट है? ओके, सो यस, थोड़े बहुत नो, बहुत सारे यस, कुछ कुछ नो। ऑल राइट, सो आई होप सबको मौका मिला हो यहाँ जवाब देने का। तो एक्चुअली ये स्पेसिफिक केस स्टडी ये सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आएगी, क्योंकि ये उन्होंने उनके ऊपर दबाव डाला है, उनको प्रेशराइज किया है, उन्होंने उन्हें हरास किया है, लेकिन सेक्सुअल फेवर नहीं मांगा या वहां पे कोई भी ऐसी सेक्सुअल इन नेचर कुछ भी आइटम नहीं है, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जिसे हम सेक्सुअल हरासमेंट का नाम दे सके। बिल्कुल वो उन्हें हरास कर रहे हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट नहीं होगी। वो रेगुलर कुछ और कंप्लेंट होगी जिसे हम कहेंगे कि हरासमेंट है या फिर पावर का गलत इस्तेमाल है। तो ये हमारे डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज सेक्सुअल हरासमेंट में आएगी और क्या चीज हरासमेंट तो है लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो हम जो ये इतनी बात कर रहे हैं, बहुत सारी बार हमने कहा बार बार सेक्सुअल हरासमेंट, डिसाइड भी कर लिया कि वर्क प्लेस क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, क्या नहीं है। इन सब की बातें भारत में, इंडियन की अगर हम बात करें लॉ की, तो कहाँ से शुरुआत हुई? बहुत टाइम से भारत में इस चीज का जिक्र चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था। 1997 में एक केस है, उसके बाद 2013 में एक रिवाइज होके लॉ आया जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। तो ये एक एक्ट है जो हमारे संविधान ने हमें दे रखा है, जिसके अंदर ये सब गाइडलाइन आती हैं कि अगर किसी के अगेंस्ट ये केस है तो क्या क्या होगा, उसके अंदर क्या प्रक्रिया रहेगी। गौरी, एक बार हम नेक्स्ट स्क्रीन देखेंगे। तो रवि यहाँ पे आई थिंक कुछ कहना चाहते हैं। आई विल आस्क रवि कुमार जी ओनली टू
टेल अस मोर, हमें और बताएं कि वो क्या जानते हैं इस केस के बारे में। ये स्क्रीन पे हमें एक महिला दिख रही हैं, शायद आप इन्हें जानते हो, शायद आप इन्हें ना जानते हो। कोई पहचानता है इन्हें? ओके, सो यस, ये इतना जाना माना फेस नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। इन महिला का नाम है भंवरी देवी। ये एक राजस्थान में एक एनजीओ में काम करती थी, एनजीओ में नहीं, गवर्नमेंट एजेंसी में। और इनका काम था कि गांव-गांव जाके जो बाल विवाह हो रहे हैं, बच्चों की शादियां हो रही हैं, उन्हें रोकना। तो ये एक ऐसी दुर्घटना हुई कि जब ये एक जगह एक कम्युनिटी में बाल विवाह रोकने की कोशिश कर रही थी, तो वो कम्युनिटी के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई महिला उन्हें रोकना चाह रही है, और उन्होंने ना सिर्फ उसकी बात नहीं मानी, इनके साथ रेप हुआ। कम्युनिटी के लोगों ने इनका रेप किया। इस केस को लेकर विशाखा नाम की कुछ संस्थाएं साथ में जुड़ी और उन्होंने केस किया कि भंवरी देवी जो थी वो अपने काम से कहीं गई थी और वहां पे इनकी सुरक्षा नहीं हुई और इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ। तो क्या गवर्नमेंट को, जिसमें ये काम करती थी, सरकारी नौकरी थी, या फिर क्या कंपनी को या ऑफिस को कुछ ऐसी चीजें देनी चाहिए जिससे कि हमारी सुरक्षा हो? क्या उनको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि जब हम काम करने किसी क्षेत्र में जाएं तो हमारी सुरक्षा उस कंपनी की जिम्मेदारी हो? जाएंगे। इसी केस का नाम है, और इस केस के बाद हम जीते, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उन्होंने स्टेट ऑफ राजस्थान पे ये केस किया और उसके बाद कुछ गाइडलाइन निकाली गई। गाइडलाइंस का नाम रखा गया विशाखा गाइडलाइन। विशाखा उस एनजीओ का नाम है जिसने ये केस किया। और इन गाइडलाइन में ये तय किया गया कि जब महिलाएं वर्कप्लेस में जाती हैं, कहीं पे भी काम करने जाती हैं, तो उनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और ये कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। यदि ऐसा होता है तो गाइडलाइंस में लिखा गया है कि उसका क्या प्रोसीजर है, किससे आप मदद मांग सकते हैं, किस पे आप उस केस को लेकर जा सकते हैं, कहाँ आपको अप्लाई करना है और किस तरह से आप उस केस को आगे बढ़ाकर जस्टिस यानी न्याय पा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के विद इन। जैसे हमें पता है कि कोर्ट कचहरी जा सकते हैं और पुलिस के पास जा सकते हैं, लेकिन फिर हमारी कंपनी की क्या जिम्मेदारी रही? गई थी तो अपने कंपनी के काम से थी, तो उनको जिम्मेदारी ये ठहराना मेन मुद्दा था इन विशाखा गाइडलाइंस का। अब हम आगे आएंगे और थोड़ा सा और जानेंगे कि इन गाइडलाइंस के अंदर क्या आया। तो ये कुछ लोग हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जब मैंने पूछा था कि आप वर्कप्लेस किसे समझते हैं, और ज्यादातर लोगों ने कहा था कि जो हमारा ऑफिस है वो हमारा वर्कप्लेस है। किसी ने कहा था कि जहां हम ट्रेनिंग करते हैं वो भी हमारा वर्कप्लेस है। तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर ये जो पॉश है यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर ये केस हो जाता है, कोई इसके अगेंस्ट केस लिखना चाहता है, तो उनमें किस किस को ये प्रावधान मिलेंगे? जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम एम्प्लॉइज, जो टेम्परेरी काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कई लोग 2 महीने 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, डेली वेज वाले, जो दैनिक भत्ता जिनको मिलता है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, अगर आप हाउस कीपिंग कर रहे हैं यानी कि साफ सफाई कर्मी है, वहां के सिक्योरिटी कर्मी है, वेंडर है यानी उस कंपनी में आप किसी तरीके का रिसोर्स देते हैं, कोई कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, और वॉलंटियर हैं यानी बिना किसी सैलरी के आप वहां पे कुछ टाइम के लिए अपना श्रम दे रहे हैं, आप वॉलंटियर कर रहे हैं। तो ये सब लोग उस कंपनी के एम्प्लॉय के अंदर माने जाएंगे जिनको इस एक्ट के फायदे मिलेंगे। यदि उनके साथ कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती है जिसे हम सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं, उन सबको सेफ्टी इस एक्ट के तहत प्रोवाइड की जाएगी।
एग्जैक्टली सुमित, यू आर एग्जैक्टली राइट कि सबको सेफ्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भी वो वर्क कर रहे हैं वो कंपनी के लिए कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रावधान में ये क्लियर किया गया है, क्योंकि कई बार कंपनीज कहती हैं कि अरे ये तो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, तो ये हमारे डेली एम्प्लॉय तो थे नहीं, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए इस एक्ट में एक एक करके लिखा गया कि कौन कौन लोग हैं जिनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं। तो अगर हम बात करें, मैंने बता दिया कि कौन लोग कवर होंगे, एक्ट में क्या है। अब हम बात करेंगे कि यदि ऐसी घटना होती है, मैं इसे बार बार दुर्घटना बोल रही हूँ जो कि गलत है, हम इसे दुर्घटना नहीं कहेंगे, हम इसे घटना कहेंगे। यदि सेक्सुअल हरासमेंट की कोई भी ऐसे इंसिडेंट होता है तो किस तरीके से आप मदद ले सकते हैं। हर कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होती है जिसे हम आईसीसी कहते हैं। ये क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं है, ये इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है। अब इस कमिटी में क्या होता है और कौन लोग होते हैं, तो यहां लिखा है वी हैव ऑलराइट ओके। सो इस कमिटी में 4 लोग होते हैं मिनिमम, कम से कम 4 लोग आपको चाहिए इस कमिटी में। सबसे पहले इस कमिटी को जो हेड करेंगे वो एक महिला होंगी। उसी कंपनी में एक हायर लेवल पे, एक सीनियर लेवल पे जो भी काम कर रही हैं, किसी महिला को इस कम्युनिटी का लीडर बनाया जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज है कि कमेटी का हेड सिर्फ एक महिला हो सकती है। कम से कम 2 लोग उसी कंपनी में काम करने वाले लोग, ये कोई महिला या पुरुष भी हो सकते हैं, इस कमेटी का हिस्सा होंगे। और कम से कम एक व्यक्ति जो कंपनी में नहीं है लेकिन किसी ऐसे एनजीओ में काम करता है जो महिलाओं के लिए काम करती है, महिलाओं की रक्षा या महिलाओं के राइट्स के लिए काम करती है, उसमें काम करने वाले कोई एक व्यक्ति को इस कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। तो कम से कम 4 लोग चाहिए, लेकिन 4 से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। वो आपके कंपनी के साइज पे डिपेंड करता है। अगर 200 लोगों की कंपनी है तो हो सकता है कि 10 मेंबर हो कमेटी में। अगर 50 लोगों की कंपनी है तो हो सकता है सिर्फ 4 हो, लेकिन 4 से कम नहीं होंगे। एक बार पीछे जाएंगे गौरी, कुछ पॉइंट्स हैं साइड में, उनको इम्पोर्टेंट देना जरूरी है। आंतरिक शिकायत समिति, यस, हिंदी में हम इसको आंतरिक शिकायत समिति बोलते हैं। ज्यादातर आईसीसी शॉर्ट फॉर्म चल जाता है। तो यहाँ साइड में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। एम्प्लॉयर विद मोर देन 10 एम्प्लॉइज शैल पास एन ऑर्डर टू क्रिएट आईसीसी। तो मान लीजिए मैंने एक कंपनी शुरुआत की और मेरी कंपनी में मैंने 2 लोगों से स्टार्ट की और करते करते 10 लोगों तक पहुंच गई। जैसे ही मेरी कंपनी में 10 लोग कम से कम हैं, 10 के आगे चाहे 100 हो जाएं, 10 लोग होते ही मुझे ये कमेटी बनानी ही होगी, ये लॉ है। अगर ये कमेटी मैंने नहीं बनाई और कुछ ऐसा केस हो जाता है या नहीं भी होता है तो मेरे ऊपर जुर्माना लग सकता है 50,000 रुपए का, कि मैंने ये कमेटी क्यों नहीं बनाई। तो ये कमेटी बनाना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप लोग जाएंगे, जब जॉब करेंगे या कुछ ने कभी किया भी होगा, तो प्लीज जरूर चेक कीजिएगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे ऐसी कोई कमेटी है या नहीं है, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर कुछ ऐसा भविष्य में होता है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आप कहाँ जाएंगे और किसको कंप्लेंट लिखाएंगे। और कमेटी के कम से कम आधे लोग महिला होने चाहिए। वी कैन गो नेक्स्ट। अब ये आईसीसी ये कमेटी करती क्या है ये हम जानेंगे। यहाँ पे 4 लोगों की कमेटी बिठा दी और कुछ ऐसा केस हम ले लेंगे, मीनल या संजय वाला केस। अगर ऐसा कुछ होता है कि उनका सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो जा सकती हैं इस कमेटी के पास और उनको रिटर्न में ये कंप्लेन दे सकती हैं कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और मैं चाहती हूँ आप स्टेप्स लीजिए। तो ये कमेटी ऐसी कंप्लेंट्स को इंक्वायरी बिठाएगी। इंक्वायरी में क्या होता है, ये लोग विटनेसेस बुला सकते हैं, जैसे एक कोर्ट का प्रोसीजर होता है, आप विटनेसेस को बुलाते हैं, हम सबसे बयान लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, हम प्रूफ इकट्ठा करते हैं। मतलब वो कमेटी प्रूफ इकट्ठा करती है कि ये जो केस किया गया है इसको कैसे प्रूव करना है, ये कमेटी फाइंड आउट करती है। ये हो गई इन्वेस्टिगेशन की बात। उसके बाद कमेटी ये भी निर्णय लेकर उस कंपनी के हेड को या किसी को बताती है कि अब आपको ये करना है। कमेटी ने ये डिसीजन लिया है कि इस व्यक्ति के खिलाफ ये एक्शन लिया जाना चाहिए।
अब वो एक्शंस क्या हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगी कि क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। दूसरा काम इस कमेटी का है अवेयरनेस फैलाना। तो आप लोगों में से आई एम नॉट श्योर कि आपके आईटीआई में ऐसे पोस्टर हैं या नहीं। जब हम दिल्ली में काम करते हैं या बाकी स्टेट्स में काम करते हैं तो हमने क्वेस्ट की तरफ से कुछ पोस्टर बनाए हैं सेक्सुअल हरासमेंट या यौन उत्पीड़न को लेकर, जो हमारे लिए जरूरी है कि हम उस पोस्टर को नोटिस बोर्ड पे लगाएं ताकि सब लोग उसे देख सकें। सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, आप कहाँ जा सकते हैं, क्या चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये पोस्टर अगर नहीं है तो प्लीज चेक कीजिए, क्योंकि ये एक अवेयरनेस के लिए पोस्टर है, ये क्वेस्ट की तरफ से है। लेकिन कुछ कंपनियां भी ऐसा करती हैं और अवेयरनेस फैलाती हैं इस तरह के पोस्टर अपने मेन रिसेप्शन एरिया में लगाकर या फिर ऑफिस में कहीं पे भी डिस्प्ले करके। और तीसरा काम है कि कमिटी प्रिवेंटेटिव स्टेप्स उठाती है टू इंश्योर दैट वर्क एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ना सिर्फ कमिटी के पास जब कंप्लेन आएगी तब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि अरे ये तो गलत हुआ और अब हम स्टेप उठाते हैं, बल्कि कमिटी ऐसा इंश्योर करेगी कि जो भी ये हुआ है ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसी एनवायरनमेंट हम बनने ही नहीं देंगे, और हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां पे महिलाओं की इज्जत होगी और उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा किसी के भी द्वारा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में इन स्टेप्स से आगे बढ़ूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, लेकिन अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो एक जर्नी है, एक प्रक्रिया है कि जैसे ही ये कंप्लेंट लिखी तो उसके बाद क्या होगा। सेक्सुअल हरासमेंट, ओके, किसी को आवाज नहीं आ रही है तो आप प्लीज रिजॉइन कीजिए। सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट हुआ और उसकी कंप्लेंट रिटन में वो व्यक्ति कमिटी को देगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके खिलाफ मैं कंप्लेंट देना चाहती हूँ, तो मेरे पास 3 महीने हैं जिसके अंदर मैं ये कंप्लेंट लिख सकती हूँ। 3 महीने वो इसलिए हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे साथ कुछ ऐसी घटना होती है और हम हिल जाते हैं या हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव हो जाता है या हम ऐसे हालत में नहीं होते कि हम किसी को बता पाए। ओके, परफेक्ट। कोई कह रहा है जल्दबाजी नहीं है, क्लास लॉन्ग कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बट विल ट्राई टू फिनिश, कि हम टाइम पे फिनिश करें। तो इसलिए ये 3 महीने दिए गए हैं कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप फुल टाइम लें थोड़ा अपने आप को संभालने का और फिर वो कंप्लेन लिखाएं। तो 3 महीने का टाइम भी कई बार लोग ले सकते हैं ये कंप्लेन देने के लिए। एक बार अगर ये कंप्लेन आपने कमेटी को दे दी तो 7 दिन के अंदर, वो कमेटी का काम है कि 1 हफ्ते के अंदर वो आपको लिख के देंगे कि हाँ, हमें ये कंप्लेंट मिल गई है और जिसके खिलाफ कंप्लेंट लिखी गई है उसको भी बताएंगे कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है हमारे पास। अब जो नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, वो होगा इंक्वायरी करना। अब ये कमेटी इंक्वायरी करेगी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंक्वायरी में क्या होगा। सभी से इंटरव्यू लिए जाएंगे, जो जो लोग इसमें भागी हैं। हो सकता है ऑफिस में और लोग हों जिन्होंने ऐसा बिहेवियर देखा हो। कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं पर कुछ कहते नहीं, कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं बाकी लोग कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो मतलब आपको पता है, आपकी जानकारी है कि ऐसा हुआ है इनके साथ। जो भी इंटरव्यू लिया जाएगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, रिटन में उसका रिकॉर्ड होगा, कई बार वर्बली भी रिकॉर्डिंग की जाती है। फिर फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन होगा। अब यहाँ पे ये साइड में एक पॉइंट है जिसमें लिखा है कि इंक्वायरी टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। 3 महीने का टाइम है इस कमेटी के पास जिसके अंदर इनको इंक्वायरी करनी है और अपनी इंक्वायरी शेयर करनी है कि उन्होंने क्या पाया, और रिकमेंडेशन देनी है। मतलब वो बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या करें इस कंप्लेन का यदि पाया जाता है कि ये व्यक्ति गिल्टी है और इन्होंने सच में हरासमेंट किया है। फिर प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जो हाई लेवल पे लोग हैं, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, जिनका जिम्मेदारी है कि वो उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक्शन लें। कई बार ऐसा भी होता है कि जो टॉप पे लोग होते हैं वही हरासमेंट करते हैं, तब भी ये कमेटी बताएगी कि इनके खिलाफ ये एक्शन लिया जाना चाहिए और वो लिया जाएगा। उस व्यक्ति के ऊपर शायद बोर्ड मेंबर हो या कोई और हो, तो इस तरह से भी वो कमेटी बिना किसी के डर से, बिना किसी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हुए अपना रिकमेंडेशन देगी।
और अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। यानी जैसे ही उस कमेटी ने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, 10 दिन के अंदर वो मैनेजमेंट को बता देंगे कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन कर ली है, हमने ये फाइंड आउट किया है और हमें लगता है इस व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए। और वो एक्शन डिपेंड करता है उस कॉन्डक्ट पे, मतलब कितना सीरियस केस है उस पे वो एक्शन डिपेंड करेगा। और फिर वो एक्शन, लास्ट स्टेज होगी कि वो एक्शन लिया जाएगा। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन से भी डील करेंगे जब अनुकृति शेयरिंग की सम पीपल शेयर लेकिन लोग उन्हें गलत समझते हैं। दैट इज वाई इस कमेटी का गठन किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इस कमेटी के पास जो कंप्लेंट आई है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। इस कमेटी को बाय रूल ये किसी को नहीं बता सकते कि किस व्यक्ति ने किसके खिलाफ क्या कंप्लेंट लिखी है। जिसकी कंप्लेंट है और जिसके खिलाफ है और जो विटनेस हैं उनके अलावा कोई इस बारे में बात नहीं कर सकता किसी और से, उनको अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे फालतू की बातें और गॉसिप होना, इन चीजों से हम बच जाते हैं और कमिटी मेंबर भी किसी को नहीं बता सकते कि इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा केस चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे हम। ओके, तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्या एक्शन लिया जाएगा। तो जैसे मैं कह रही थी कि सीरियसनेस पे बेस्ड होता है वो एक्शन कि कितना सीरियस केस है। जब एक बार कमिटी एक कंक्लूजन पे आ जाती है, कुछ ऐसे उनका निष्कर्ष पे आती है कि इस व्यक्ति ने हैरासमेंट किया है, तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एक रिटन अपॉलॉजी लिखवा सकते हैं, यानी लिखित में उनसे माफी मंगवाएं कि मैंने ऐसा किया है, मान लीजिए मैंने किया है सेक्सुअल हैरासमेंट, तो मैं लिखित में दूं कि मैंने ऐसा किया है और मेरी गलती है और मैं माफी मांगता हूं और मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। कंपनी की तरफ से उनको वार्निंग मिले, एक रिटर्न में वार्निंग जाएगी और ये सब चीजें रिटर्न में होंगी क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड होता है, उस व्यक्ति के रिकॉर्ड में आता है। ये रिटर्न में वार्निंग दी जाएगी कि आपने ऐसा किया है, हमें ऐसा पता चला है, ये वार्निंग देके हम आपको छोड़ रहे हैं। विद होल्डिंग पे राइज और इंक्रीमेंट, अगर प्रमोशन हो रहा है या फिर उनकी सैलरी बढ़ रही है तो वो रोक दी जाएगी। ये भी एक तरीके का एक्शन होता है। कई बार कुछ केस इतने सीरियस होते हैं कि सीधे नौकरी से निकाल दिया जाए, इस तरीके का एक्शन होता है। कई बार काउंसलिंग रिकमेंड करती है। भारत में ये ज्यादातर नहीं होता है, बाहर के देशों में बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान दिया जाता है कि ये जो इस टाइप का बिहेवियर है वो एक बार करने से छूटता नहीं है कुछ लोगों का। तो उनकी काउंसलिंग होती है, प्रॉपरली उनकी थेरेपी होती है, समझाया जाता है उनको कि ये गलत बिहेवियर है और आप ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते, ताकि वो आगे ये चल के किसी और के साथ ना करें। रेप्रिमांड या सेंसर, मतलब उनको डांट पड़ती है, उनको रिटर्न में उनको बताया जाता है। और कम्युनिटी सर्विस, अगेन भारत में ज्यादातर ये नहीं होता है। कम्युनिटी सर्विस मतलब आप समाज सेवा जाके करें, जो कि आपको कमिटी बोल रही है कि जैसे कि आपको किसी स्कूल में जाके वॉलंटियर करना है या फिर आप किसी महिलाओं के एनजीओ में जाके कुछ टाइम स्पेंड कीजिए और सीखिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कमिटी रिकमेंड करती है केस की सीरियसनेस को देखकर। या दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं। मी टू लिखा है हर जगह, हम ये जगह जगह मार्च देख रहे हैं। कोई यहाँ पे बताएगा कि मी टू बीच में काफी भारत में भी हल्ला हुआ था, इंडिया में भी काफी बातें हुई थी कि मी टू चल रहा है, मी टू मूवमेंट चल रहा है। क्या है ये मी टू, और कोई मुझे शेयर करना चाहेगा? आप अपना ऑडियो भी ऑन करके मुझे बता सकते हैं या फिर वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। कोई भी शेयर करना चाहेगा? मी टू मूवमेंट जो हुआ था, बॉलीवुड में हुआ था। यस, ओके। तो मैं इन शॉर्ट इसे बताऊंगी यहाँ पे। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ये हॉलीवुड में, अमेरिका में एक तरह से शुरुआत हुई थी जब एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमीर प्रोड्यूसर है हार्वी वाइनस्टीन, उनके खिलाफ बहुत सारी महिलाएं सामने आई, 8-10 महिलाएं, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ इस व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया है, सेक्सुअल हरासमेंट किया है। और जब उन महिलाओं ने आवाज उठाई तो बाकी की महिलाओं में भी काफी हिम्मत आई और उन्होंने भी
इसी व्यक्ति के खिलाफ बोला कि हाँ हमारे साथ भी इसने किया है, यानी मी टू, मेरे साथ भी ये हुआ है। बाद में जाके ये मूवमेंट और इतनी बढ़ गई जब बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारे व्यक्तियों के खिलाफ बोला। मी टू इसलिए कहा क्योंकि उससे हमें पता चला कि ये कितनी सीरियस बात थी और कितनी सारी महिलाओं के साथ ये चीज हो रही थी। आपने देखा होगा फेसबुक पे हर किसी ने लिख दिया मी टू, यानी जो लोग हमारे आसपास हैं, मैंने लिखा मी टू क्योंकि मेरे साथ भी चलते फिरते किसी ने बदतमीजी करी, तो फिर हमें पता चला कि कितनी सीरियस चीज है। तो ये मी टू, यहाँ से ये मूवमेंट आया और सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं हुआ, ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी हुआ। ये आर्टिस्ट जो लोग हैं जो पेंटिंग करते हैं उनके यहाँ भी हुआ। उससे हमें पता चला कि कितना सीरियस है सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में। उनके साथ भी कार्यस्थल में ही ये घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने हरासमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई। ये सब महिलाएं जो खड़ी हैं ये प्रोटेस्ट कर रही हैं और ये आवाज उठा रही हैं कि जो इस तरह के व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आप देखेंगे जो इंडिया वाला पोस्टर है वो उसमें एक बूढ़ी महिला भी है, मतलब उनके साथ भी कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ है। तो हम में से कोई अछूता नहीं रहा है इससे, हम सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है। तो हम क्या करें जिससे कि हम ना सिर्फ इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं बल्कि हम काफी महिलाओं को ये शक्ति भी दे रहे हैं कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो आवाज उठाएं और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करें। और हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग देशों के चित्र हैं, ये स्वीडन, यूएस, जर्मनी, इंडिया, जगह जगह की फोटोज हैं। तो मतलब पूरी दुनिया में हर जगह ये हुआ, ना सिर्फ इंडिया में। किसी ने यहाँ पे हिंदी में शेयर किया है कि 2018 में गठन नहीं कहेंगे हम, पर एक तरह से एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो ये कुछ फॉर्मली नहीं स्टार्ट हुआ था लेकिन ये इनफॉर्मली कुछ लोगों ने कंप्लेंट लिखनी स्टार्ट की थी और उसके बाद ये चलता ही चला गया, काफी साल तक चला। मतलब इंडिया में तो बहुत देर से आया, यूएस में बहुत टाइम से चल रहा था। तो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है ये कोई नई चीज नहीं है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ अमीरों के साथ होता है या बहुत बड़े लोगों या सिर्फ बॉलीवुड में हीरोइंस के साथ होता है। हम में से कोई भी इससे सेफ नहीं है अगर हम हमारा वर्क प्लेस सेफ नहीं है। तो आईसीसी का जो काम है उसका काम यही है कि आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो ऑफिस है, उसे आप सेफ रखें और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पता हो कि आपके अधिकार क्या हैं और आप किस तरह से मदद मांग सकते हैं। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये जिसे भी आप जानते हैं उसके लिए भी है। आज हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप शायद अपने दोस्तों से बात करें, उनको बताएं। क्या पता आपके साथ कोई काम कर रहा हो जिन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई कलीग उन्हें परेशान कर रहा हो, तो आप उनको इस तरह के का मदद दे सकते हैं कि आप क्यों नहीं उनके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट लिखाएं। कुछ चीजें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी जो इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जिसे कुछ लोग पॉश भी कहते हैं, ऑल्दो मैं प्रेफर नहीं करती इसे पॉश कहना, मैं पूरा इसका नाम लेती हूँ, ये पुरुषों पे लागू नहीं होता है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा सा अनइक्वल है क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं को प्रोटेक्शन दे रहा है, पुरुषों को नहीं दे रहा है, जबकि ये सबको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो अभी तक ये वाला चेंज नहीं आया है इस लॉ में, बट हम होप कर रहे हैं, ये लॉ नहीं है एक्ट है, तो हम होप कर रहे हैं कि जल्दी ही पुरुषों को भी इसके अंदर, पुरुषों और बाकी जो भी जेंडर हैं, ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनको भी इसके अंदर कवर किया जाए। अगर पुरुषों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो आईसीसी के पास कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो कंपनी में जरूर अपने एचआर या जो भी लोग हैं जो हायरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके पास कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर सिर्फ महिलाएं कवर होती हैं अभी तक। 2013 को जो लास्ट रिन्यू हुआ था ये एक्ट, वहां तक सिर्फ अभी तक महिलाएं कवर हुई हैं। दूसरी चीज, अगर जिस कंपनी में बाय द वे आप काम करते हैं और ये आईसीसी वहां है ही नहीं, जैसा मैंने बोला अगर नहीं है तो जुर्माना लग सकता है, लेकिन वो तो बाद की बात है, अभी नहीं है। अब क्या करें अगर ऐसा हो गया? तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है जिसको जो हेड करता है समथिंग कॉल्ड एलसीसी यानी लोकल कंप्लेंट कमिटी। तो लोकल एक व्यक्ति होता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो सकता है, वो व्यक्ति हेड करता है इस कमेटी को।
ये आपके ऑफिस के अंदर नहीं है बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो आप पता लगाएं, ये आपका होमवर्क है कि आप पता लगाएं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये कहाँ है कमिटी, कौन इसे हेड कर रहा है, जानिए, समझने की कोशिश कीजिए। प्रोसीजर क्या है उनके तक पहुंचने का। अगर आपके केस में आईसीसी है ही नहीं आपकी कंपनी में, तो आप कैसे उन तक पहुंच सकते हैं। कुछ केसेस में ये भी होता है कि आपने आईसीसी को कंप्लेंट लिखी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, या फिर उनको प्रूफ नहीं मिला, या फिर उन्होंने जो डिसीजन लिया वो आपको लगा कि अनुचित है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं अपनी कंप्लेन को लेकर। पर इसका गठन इस वजह से हुआ था ताकि आपको ऐसे चक्कर ना लगाने पड़े पुलिस के पास या कोर्ट के पास। लेकिन आप बिल्कुल फ्री हैं, आप इसे सिविल लॉ के अंदर बिल्कुल कोर्ट में ले जा सकते हैं इस केस को। नेक्स्ट, तो कुछ सवाल है, फटाफट से मैं ये क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपको अभी तक कितना समझ आया, और जितना समझ आया क्या वो सही सही समझ आया या नहीं। मैं मानती हूँ ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे इसके बारे में जानने समझने में, बट एक शुरुआत होना जरूरी है। तो जो गाइडलाइन हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ जो पहली बार गाइडलाइन आई, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है बैसाखी और ऑप्शन 2 है विशाखा। क्या नाम है इन गाइडलाइंस का? बिल्कुल बी, विशाखा गाइडलाइंस इनका नाम है। परफेक्ट, एवरीबॉडी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, काफी अच्छा यहाँ पे पार्टिसिपेशन है बिहार से। इंटर्न जो होते हैं, क्या वो पॉश एक्ट के अंदर कवर होते हैं? ट्रू है ये या फॉल्स है? इंटर्न, अगर कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं, ए या बी? ओके, सब लोग यहां बोल रहे हैं बी। एक्चुअली द आंसर इज ए, इंटर्न कवर होते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं भले ही कुछ टाइम के लिए, आप बिल्कुल इस एक्ट के अंदर सुरक्षित हैं। नेक्स्ट सवाल हम पूछेंगे, कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए किसी कंपनी में जब हमें इस आईसीसी का गठन करना होगा? ए 50, बी 10। प्रीटी गुड, सबका आंसर यहाँ पे सही है। 10 लोग होने चाहिए कंपनी में कम से कम, और उसके बाद इस कमेटी का गठन जरूर होना चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन अगर हमने कर दी है तो एक्शन उस कमेटी को कितने टाइम के अंदर लेना होगा? 90 डेज, 3 मंथ्स या फिर 120 डेज? करेक्ट, इसका आंसर है ए, जैसा कि सब लोगों ने लिखा है, 90 डेज। तो इसके साथ मैं ये सेशन आज का फिनिश कर रही हूँ। गौरी, अगर हमारे पास टाइम है तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड कर सकते हैं। अगर नहीं है और कोई कुछ शेयरिंग करना चाहता है तो बिल्कुल शेयर करिए। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट देने के लिए था आज का सेशन जिसमें आप फ्री फील करें कि इस टाइप की जो बातें हैं वो हमें ऐसा ना हो कि अरे छी, अरे हो, ये क्या कह दिया। ये बहुत जरूरी बातें हैं, हम सब इस एज में हैं, इस टाइम पे आप लोग जहाँ पे ऐसी बातें करने के लिए या तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, वो भी आप ही की उम्र के होंगे, या फिर अगर जानकारी होगी तो हिचक होगी, कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करना जा सकता। इसलिए जरूरी है कि हम लोग क्वेस्ट अलायंस की तरफ से हम ये डिस्कशन करें, चर्चा करें। अगर सवाल हैं, कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें, और हम चाहते हैं कि सब लोग अपने आप को सशक्त महसूस करें, अपने राइट्स पे ध्यान दें। और ये चीज मैं जो पुरुष हैं, जो बॉयज हैं हमारे इस ग्रुप में आज के, उनसे स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों पे ये काफी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं ऐसा कुछ बिहेवियर होते हुए अपने आसपास, तो प्लीज आप उसे फ्लैग कीजिए, आप उस बिहेवियर को के खिलाफ कहिए, आवाज उठाइए। और आप अगर आपके कोई मित्र या कोई कोलीग ऐसा कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप उन्हें रोकिए और बताइए उनको कि ये बहुत ही गलत चीज है और वो जेल भी जा सकते हैं। ऑल्दो आईसीसी तो उन्हें जेल नहीं भेजेगी, लेकिन थोड़ा सा मतलब वो डर उनके मन में हो कि ये गलत चीज है और इसके भारी परिणाम हो सकते हैं, उनको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो
आप लोगों की यहाँ पे जिम्मेदारी ये बन जाती है, जिसमें आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आपको एनवायरनमेंट सेफ रखना है अपनी महिला कलीग्स के लिए, और इंश्योर करना है कि आपको एनवायरनमेंट बनाए रखें अपनी तरफ से भी और आसपास के लोगों से भी। और जो महिलाएं हैं, उन जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा आप होते हुए देखते हैं किसी और के साथ, तो प्लीज आप उनको एजुकेट कीजिए। आप किसी और के बिहाफ पे भी कंप्लेन कर सकते हैं उनसे अनुमति लेकर। तो यहाँ पे इस चीज जरूरी है कि आप परमिशन लें, पर आपकी अगर कोई सहेली या कोई मित्र नहीं कंप्लेन करना चाहती तो आप उनकी तरफ से भी कंप्लेन कर सकते हैं। नंदन जी, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज पूछिए। नंदन, आपके पास क्वेश्चन है, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। तो अर्चना, ये एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली हम आज जिस सेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर ये कवर नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ वर्क प्लेस से रिलेटेड है और ये सिर्फ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप के बीच में है। लेकिन अगर घर में ऐसा होता है तो आप प्लीज किसी ऐसे व्यक्ति को अप्रोच कीजिए जो कि भरोसेमंद हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो और जो एल्डर हो। आप उन्हें उनके साथ शेयर कीजिए, आप या कोई भी किसी और व्यक्ति जिसके साथ ऐसा हो रहा हो। ट्राई कीजिए जानने की कि आप जहां रहते हैं वहां पे आसपास ऐसा कोई एनजीओ या संस्था है जो स्पेसिफिकली इन चीजों के बारे में, हरासमेंट या महिलाओं के बारे में काम करता हो, और आप उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। मैं कहने को कह सकती हूँ कि आप पुलिस के पास जाइए, रिपोर्ट लिखाइए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि पुलिस बहुत मुश्किल कर देती है कई बार चीजें। तो आप किसी संस्था या किसी ऐसे व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हैं जो भरोसेमंद हो और उनसे मदद ले सकते हैं। ओके नंदन, योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड। ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कि अगर ऑफिस में किसी पुरुष के साथ ऐसा होता है तो आप बिल्कुल कंप्लेंट लिखा सकते हैं। हमारे जो एक्ट है, पॉश एक्ट, उसके अंडर ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है महिला या पुरुषों का, सिर्फ महिलाओं के बारे में किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों को न्याय नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल कंप्लेंट लिखा सकते हैं और ये कमिटी के ऊपर है कि वो खुद इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करना चाहे या फिर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। बट बिल्कुल वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और लॉ के और एक्ट के अंदर ऐसा नहीं है, गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, लेकिन वो हरासमेंट की कंप्लेंट डेफिनेटली लिखवा सकते हैं अपनी कंपनी में। और एक और चीज, कई बार झूठे केसेस भी होते हैं ऐसे, और प्लीज ये कहने से बचें कि हाँ ज्यादातर तो केस झूठे होते हैं क्योंकि औरतें झूठ बोलती हैं, लेकिन कई बार एक छोटा सा परसेंटेज ऐसा भी है पॉपुलेशन का जो लोग झूठे केस भी लिखाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी ऐसा कुछ केस हो, जान लें कि अगर झूठा केस आप किसी पे कर रहे हैं सिर्फ उनको हर्ट करने के लिए या किसी को की लाइफ बर्बाद करने के लिए, तो आपके ऊपर भारी परिणाम होंगे। इसलिए ऐसा करने से बचें, ऐसा बिल्कुल ना करें, ये इलीगल है और आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। Anything else or can we close the session right now? हाय अंकिता, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। काफी ये टॉपिक अपने आप में एक ऐसी टॉपिक है जिसपे बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं, और हमारे समाज में खासकर जहाँ हम रहते हैं वहाँ लोग, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक संकोच होता है बात करने में। कि आपने कमेंट में देखा होगा, किसी ने कमेंट किया कि लोग हमें ही गलत कहने लगते हैं, एक ऐसा आ जाता है, मन में भावना होता है। पर आपने इतनी स्मूथली और इतने अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया, थैंक यू सो मच हमारे यूथ और हमारे बिहार की टीम की तरफ से सबसे पहले आपको। और मैं सारे यूथ को बस एक लाइन कहना चाहूंगी लास्ट में कि हो सकता है कि आपने जो कहा है कि लोग हमें गलत कहेंगे, ये हो सकता है, क्योंकि हम किसी को नहीं कह सकते कि आप मुझे गलत मत कहो। पर आपको ये समझना जरूरी है कि क्या आपका कहना ज्यादा जरूरी है या लोगों का समझना ज्यादा जरूरी है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे
तो आप जैसे कितने लोग होंगे जो इससे कहीं ना कहीं इसको झेल रहे होंगे या इससे परेशान होंगे। तो बहुत सारे लोगों को रास्ता मिल सकता है आपकी वजह से। अगर आप इससे थोड़े भी परेशान है तो कृपया आवाज उठाएं। और अगर इसको और समझना है तो प्लीज फील फ्री रहिए, जब भी आपको लगे कि हमें इसके ऊपर और सेशंस चाहिए, या फिर आपके कोई ऐसे दोस्त मित्र या कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमेशा की तरह। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे फेसबुक पे, या फिर आप मुझे लिख भी सकते हैं मेल पे डायरेक्टली। और ऑलरेडी मैंने मेल बहुत बार शेयर करा है, मैं फिर अभी कर देती हूँ। मैं सेशन, चूंकि अभी 1:05 हो गया, तो सेशन अभी हमें खत्म करना पड़ेगा, लेकिन कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और फिर हम वहाँ पे बात करेंगे एक नई चीजों को लेके। सो थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलते हैं आप सबसे 12 बजे। थैंक यू अंकिता, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन इन